अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर के PYQs करने वाले हैं एंड सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले 2021 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो पहले हम लोग 2021 के क्वेश्चंस करेंगे, फिर 2020, मतलब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, in most of the liquids with rise in the temperature surface tension of the liquid। तो ये तो डायरेक्टली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन तो क्या होता है। तो एक्चुअली एक फॉर्मूला भी है, टी सरफेस टेंशन टी इक्वल टू टी नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा थीटा, राइट, वेयर थीटा इज द टेम्परेचर। तो देखो, अगर हम ये थीटा को बढ़ाएंगे, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो ये नेगेटिव टर्म बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। इन अदर वर्ड्स, थीटा बढ़ाने से क्या होगा, अल्फा थीटा बढ़ता है। अल्फा थीटा मतलब ये नेगेटिव में है, तो ऑफकोर्स अगर ये माइनस अल्फा थीटा है और थीटा को बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम होगा। तो मोस्ट ऑफ द, ऐसा बोला है, मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन को क्या होगा, तो याद रखना है कि सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। अब ऐसा बोलने के पीछे इनका क्या मकसद है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस है जिनमें क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उल्टा होता है, सरफेस टेंशन घटने की जगह पे बढ़ने लगता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, याद रखना। तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स में क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम होना चाहिए। दैट इज द करेक्ट आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियाई कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, मतलब 1000 ड्रॉपलेट से एक ड्रॉप बना। द रेशियो ऑफ फाइनल एनर्जी टू इनिशियल एनर्जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो याद रखना पड़ेगा कि अगर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलके एक ड्रॉप बनाते हैं ना, तो रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप क्या होगा, रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप विल बी इक्वल टू n टू द पावर 1/3 टाइम्स रेडियस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। ये मैंने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा दी है बच्चों को। मैंने पहले ये एमसीक्यू सॉल्व करने के पहले मेरे ख्याल से पहले मैंने बच्चों को थ्योरी वाली वीडियो दी है, राइट। तो थ्योरी वाली वीडियो में मैंने सब कुछ सिखा दिया कि सम्स कैसे करते हैं। अब हम लोग सिर्फ उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे, और ये फॉर्मूला तो काफी इजी है, सब लोगों को पता होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ द बड़ा ड्रॉप विल बी नंबर ऑफ ड्रॉप्स रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो देखो कितने ड्रॉपलेट्स थे हमारे केस में, 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर 3 द होल रेज टू 1/3 है, राइट। तो ये n के जगह पे 1000 हो गया, रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर, जिसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 10r। सॉल्व करने पे आंसर आएगा 10r, राइट। तो जब 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो उस बड़े ड्रॉप का रेडियस होगा 10 इंटू स्मॉल आर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, रेशियो ऑफ फाइनल एनर्जी टू इनिशियल एनर्जी, मतलब हमको क्या निकालना है, ई फाइनल डिवाइडेड बाय ई इनिशियल, ठीक है, ई फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। अब देखो, अगर बच्चों को याद हो तो ऐसे एक फॉर्मूला पड़ा होगा, टी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी ए, या ऐसा भी लिखा जा सकता है टी इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया। तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, टी इंटू एरिया। तो एनर्जी कैसे निकलेगा, टी इंटू एरिया। तो ई फाइनल कैसे निकलेगा, सरफेस टेंशन इंटू एरिया फाइनल, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा, सरफेस टेंशन इंटू एरिया इनिशियल। अब ये टी तो कट गया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है, ए फाइनल अपॉन ए इनिशियल। अब फाइनली देखो, अगर तुमको याद है तो एक ही ड्रॉप है, तो एक ड्रॉप का एरिया, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 4 पाई इंटू बड़ा वाला आर स्क्वायर, राइट। और पहले कितने ड्रॉपलेट्स थे, 1000, तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, 1000 ड्रॉपलेट्स का एरिया, दैट इज 1000 इंटू एक ड्रॉपलेट का एरिया, दैट इज 1000 मतलब 10 पावर 3, ओके, इंटू एक ड्रॉपलेट का एरिया। एक ड्रॉपलेट का एरिया क्या होगा, 4 पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 पाई और 4 पाई भी कट गए, और हम जानते हैं कि कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इज 10r, है ना। तो कैपिटल आर के जगह पे मैं 10r लिखूंगा और स्क्वायर करूंगा, तो आंसर आएगा 100r स्क्वायर, 100 इंटू छोटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे पहले से क्या था, देखो 1000 आर स्क्वायर था। तो आर स्क्वायर भी कट गया, और ये दो जीरो भी कट गए, राइट। तो आंसर आएगा 1/10, और 1/10 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज 1/10। तो इस तरह से हम सेकेंड सम को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी 2021 का क्वेश्चन है, पहले वाला भी 2021 का है, और एक देख लेते हैं 2021 का। वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 3.2 किलोमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब, find the height to which same water will rise in another capillary tube having half the area। मतलब एक ऐसा कैपिलरी ट्यूब है जिसका एरिया पहले वाले से हाफ है। इन अदर वर्ड्स ऐसा लिखा जा सकता है कि फाइनल एरिया A2 इज हाफ ऑफ इनिशियल एरिया A1,
ठीक है। और क्या दिया हुआ है देखो, इनिशियल हाइट दिया हुआ है, पहले हाइट कितना था, कितने हाइट तक लिक्विड ऊपर गया कैपिलरी ट्यूब में, 3.2 सेंटीमीटर, तो बाद में कितना जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाद में कितना जाएगा, राइट। तो अब एरिया से हम लोग रेडियस का रिलेशन निकाल सकते हैं। मैं A2 को क्या लिख सकता हूं, पाई R2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट, पाई R1 स्क्वायर। तो पाई पाई कट गया, राइट। तो R2 क्या होगा, R2 विल बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ R1, मैंने स्क्वायर रूट ले ली, तो आंसर आया R2 इज इक्वल टू 1/√2 R1, या इससे मुझे ऐसे आंसर आएगा, देखो R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू √2। हाँ, तो R1 अपॉन R2 का आंसर क्या है, √2। अब ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि हाइट टू विच अ लिक्विड राइजेस का क्या फॉर्मूला है, 2t cos थीटा, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी। ओके, और अगर ध्यान से देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में सब कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट रेडियस, तो मैं लिख सकता हूं h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, राइट। अगर h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r तो ऑब्वियसली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं h2 अपॉन h1, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे r2 अपॉन r1 नहीं आएगा, r1 अपॉन r2 उल्टा आएगा, राइट। और r1 अपॉन r2 में जानता हूँ, r1 अपॉन r2 तो √2 है, तो h2 अपॉन h1 विल बी इक्वल टू व्हाट, या h2 विल बी इक्वल टू व्हाट। अगर मैं h2 की बात करूं तो देखो h2 विल बी इक्वल टू व्हाट, h2, वन सेकेंड, हाँ, h2 विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ h1, और मेरे ख्याल से मैं √2 की वैल्यू जानता हूँ 1.414, और h1 कितना है, h1 हमको पता है 3.2, तो 3.2 इंटू 1.4, ऑलमोस्ट आंसर 4.2 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो आंसर आएगा 4.5 सेंटीमीटर, राइट, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन है हमारे पास ऑलरेडी, तो ये हमारा आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द रेडियाई ऑफ द, अच्छा ये डायग्राम दिया हुआ नहीं है, ये मैंने बना के रखा है पहले से ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सी द रेडियाई ऑफ द टू कॉलम्स ऑफ अ यू ट्यूब आर R1 एंड R2। तो एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, समझो ना, इसका रेडियस R1 है, इस वाले ट्यूब का रेडियस R1 है, और इसका R2 है, समझ लो, ठीक है, इसका R2 है। When the tube is filled with a liquid of density rho and angle of contact 0, the difference in the level of the two arms is h। मतलब क्या बोला है कि इसमें कोई लिक्विड डाल दिया तो डिफरेंस इन द लेवल इज h। अब क्या होता है देखो, हम जानते हैं कि h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो जिस ट्यूब का रेडियस कम होगा ना उसमें लिक्विड ज्यादा ऊपर तक जाएगा। तो समझो इसका देखो, ये वाला फर्स्ट वाला ट्यूब है ना, ये वाला ट्यूब, इसका रेडियस कम है तो इसमें लिक्विड ज्यादा ऊपर तक जाएगा, समझो h1 हाइट तक जाएगा, h1। और जो दूसरा वाला इसमें सिर्फ कितना हाइट तक गया, h2 हाइट तक गया। आई होप यू कैन सी इन द डायग्राम, ओके। तो लेफ्ट वाले ट्यूब में क्या हुआ, तुम्हारा लिक्विड कितने हाइट तक गया, h1, और राइट वाले ट्यूब में कितना ऊपर गया, h2। वो डिफरेंस दिया हुआ है कि h है, द डिफरेंस इन द लेवल इज h। मतलब h मतलब क्या, h मतलब h1 माइनस h2, h मतलब h1 माइनस h2, या ऐसे लिखा जाए। अब पूछा गया क्वेश्चन में व्हाट इज द सरफेस टेंशन, तो देखो h1 का क्या फॉर्मूला होगा, हाइट का अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 2t cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा मतलब cos 0, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, तो 2t cos 0 डिवाइडेड बाय r रो जी, यहाँ पे r1 आएगा रो जी, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2t cos 0 फिर से आएगा, ओके, डिवाइडेड बाय, अब रेडियस इसका अलग है तो r2 रो जी, ठीक है। cos 0 तो 1 होता है तो उसको छोड़ दो, तो आंसर आएगा h इज इक्वल टू 2t बाय रो जी कॉमन, ओके, ब्रैकेट में क्या बचा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ठीक है, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इसको अब थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो h विल बी इक्वल टू 2t बाय रो जी इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आएगा r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय r1 r2, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। और अब क्या करना है, t को एक तरफ रखना है और सबको एक तरफ रखना है। तो अगर मैंने ऐसे किया कि t को एक तरफ रखा और बाकी सबको एक तरफ रखा, तो आंसर क्या आएगा, t विल बी इक्वल टू व्हाट, h रो g r1 r2 डिवाइडेड बाय 2 इन द ब्रैकेट r2 माइनस r1। तो ये हमारा आंसर है, राइट, h रो g r1 r2 अपॉन 2, हाँ ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन, ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है। अ स्पेरिकल सॉलिड बॉल ऑफ वॉल्यूम v, वॉल्यूम दिया हुआ है v, इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो 1। मतलब एक बॉल है और
मैं थोड़ा विजुअलाइज करवा देता हूँ तुम लोगों को सिचुएशन। देखो एक ऐसे बॉल है, ओके एक मिनट, जस्ट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस, वन सेकेंड मैं थोड़ा विजुअलाइज करवा देता हूँ। ओके तो हमारे पास एक स्पेरिकल बॉल है जिसकी डेंसिटी ρ1 है, ठीक है। इट फॉल्स थ्रू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2, मतलब ये एक लिक्विड में फॉल हो रहा है और उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, उस लिक्विड की डेंसिटी, एक लिक्विड में ये फॉल हो रहा है, लेट अस से दैट, और उस लिक्विड की डेंसिटी ρ2 है। ओके तो ये लिक्विड की डेंसिटी है ρ2 और बॉल की खुद की डेंसिटी याद रखना, बॉल की डेंसिटी है ρ1, ठीक है। ओके फिर आगे ρ2 इज लेस देन ρ1, ρ2 इज लेस देन ρ1, ρ2 इज लेस देन ρ1 मतलब ये नीचे गिर सकता है। अगर ρ2 बड़ा होता, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होगी तो नीचे ही नहीं गिरेगा, फ्लोट होगा वो, राइट। तो ρ2 इज लेस देन ρ1 बोला हुआ है। Assume the liquid applies a viscous force on the ball that is proportional to the square of the speed v, ये v है, इसको v पढ़ना, v विस्कस फोर्स दिया हुआ है kv स्क्वायर, विस्कस फोर्स दिया हुआ है kv स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे ये बॉल नीचे गिरेगा इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। देन द टर्मिनल स्पीड, अब देखो टर्मिनल स्पीड का क्या मतलब होता है, देखो टर्मिनल स्पीड मतलब अब बॉडी की स्पीड बढ़ना बंद हो गई। टर्मिनल स्पीड मतलब क्या होगा, बॉडी नीचे 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 गिरेगा और एक स्टेज पे उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। अब स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ये होगा कि आई विल जस्ट शो यू, ये समझो तुम्हारा बॉल है, ओके। स्पीड कांस्टेंट होने का क्या मतलब होता है कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। स्पीड कांस्टेंट मतलब नेट फोर्स जीरो। अब इसमें फोर्सेस लग कौन से रहते हैं, देखो एक तो वेट mg नीचे लगेगा, राइट, और दो फोर्सेस और लगेंगे, एक अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, अपथ्रस्ट एक तो ऊपर की तरफ लगेगा अपथ्रस्ट, ऑफ कोर्स मुझे सेंटर से दिखाना चाहिए अपथ्रस्ट, ओके नो डाउट अबाउट इट, और एक फोर्स लगेगा दैट इज योर विस्कस फोर्स। सब एक लाइन में ही बनाना चाहिए था मुझे, मैं थोड़ा बाजू बाजू में बना रहा हूँ ताकि अलग अलग दिखे, बट एक्चुअली सब एक लाइन में ही एक्ट होंगे, दो ऊपर एक्ट होंगे एक नीचे। अब मैं लिख देता हूँ इनके नाम, देखो इसमें फोर्सेस कौन से लगेंगे, नीचे की तरफ लगेगा mg, राइट, जिसको मैं बाद में चेंज करके कुछ और लिख दूंगा। ये होगा तुम्हारा विस्कस फोर्स, एफ विस्कस वाला फोर्स, एफ विस्कस, ठीक है। और ये है तुम्हारा अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, ठीक है। ये तीन फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, राइट, इस बॉल के ऊपर तीन फोर्सेस लगेंगे, अपथ्रस्ट, विस्कस फोर्स और mg। और याद रखना जब टर्मिनल वेलोसिटी होगा, मतलब व्हेन वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी वही वेलोसिटी है जहां पे वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, राइट, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गया मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, एट टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी पे होता क्या है, देखो एट टर्मिनल वेलोसिटी, एट टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या होता है, ऊपर वाला नेट फोर्स जीरो, मतलब ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, मतलब मैं लिख सकता हूं अपथ्रस्ट, ओके, अपथ्रस्ट प्लस प्लस एफ विस्कस, एफ विस्कस, ओके, विल बी इक्वल टू mg, ठीक है। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो याद रखना पड़ेगा बच्चों, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला बार बार जरूरत पड़ता है अपथ्रस्ट का। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड, जो कि पूरा का पूरा बॉल ही इमर्स्ड है तो वॉल्यूम v आएगा, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड की डेंसिटी क्या है बताओ, या मीडियम की डेंसिटी क्या है, ρ2, तो v ρ2 इनटू g। फॉर्मूला याद रखना अपथ्रस्ट का, वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू g। विस्कस फोर्स देखो क्या दिया हुआ था, kv स्क्वायर, लेकिन क्योंकि अब तुम्हारे बॉल ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है, इसलिए तुम v की जगह पे क्या लिखोगे, vt, vt, तो यहाँ पे आएगा kvt स्क्वायर, kvt स्क्वायर, मतलब kv स्क्वायर की जगह v की जगह vt लिखना है क्योंकि बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन की है। और यहाँ पे मैं सॉलिड के लिखूंगा, सॉलिड के मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, जो कि ρ1 है, राइट, ρ1 इनटू g। अब तो मेरे ख्याल से सम समझ में आ गया होगा बच्चों को। kvt स्क्वायर, थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, विल बी इक्वल टू v ρ1g माइनस v ρ2g। फाइनली आंसर आएगा kvt स्क्वायर, vt मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, वॉल्यूम वाला v इंटू ρ1 माइनस ρ2 इंटू g। तो मेरे ख्याल से vt स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, v ρ1 माइनस ρ2 इंटू g डिवाइडेड बाय k। तो vt क्या होगा बच्चों, vt इसका रूट होगा, vt विल बी इक्वल टू रूट ऑफ वॉल्यूम v, वॉल्यूम वाला v इंटू ρ1 माइनस ρ2
इंटू जी डिवाइडेड बाई के। तो इस तरह से हम इस सम को आसानी से कर सकते हैं और मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन शायद सी है, राइट? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। अब 2020 पे आते हैं। सी A wire of length 10 centimeter is gently placed horizontally on the surface of water having surface tension 75 into 10 power 3 Newton per meter। सरफेस टेंशन ये मैंने शायद प्रिंटिंग एरर कर ली है बच्चों, ये 75 इंटू 10 पावर -3 होना चाहिए, +3 नहीं है -3 है। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू होगी 75 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं होता सरफेस टेंशन का वैल्यू, प्रिंटिंग एरर है मैं जानता हूँ। What force is required to just pull the wire from the water? फोर्स पूछा हुआ है, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, अब बहुत इजी है, हम सब जानते हैं कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। और मैंने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में सिखाया है कि लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं। जिन बच्चों को थ्योरी वाला लेक्चर के बारे में नहीं पता है वो लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में तुमको सीईटी वीडियोस करके ऐसे कुछ मिलेगा शायद, सीईटी वीडियोस, यस एमएसटी सीईटी 2022, उसमें तुमको थ्योरी का वीडियो मिल जाएगा, ओके डोंट वरी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर तुम एक वायर को पानी पे रखोगे ना तो उसका कांटेक्ट लेफ्ट साइड में भी होगा पानी के साथ, मतलब सरफेस टेंशन लेफ्ट में भी एक्ट होगा, राइट में भी एक्ट होगा, ऐसे दोनों तरफ एक्ट होगा, राइट? तो लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या लेते हैं मैं बताता हूँ। अगर ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक एल है ना, तो लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या लेंगे, एल लेफ्ट की तरफ और एल राइट की तरफ, 2L लेंगे। तो T विल बी इक्वल टू F अपॉन व्हाट, 2L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द वायर। तो F कैसे मिलेगा, F विल बी इक्वल टू T टाइम्स ऑफ 2L, राइट? अब T कितना हुआ, दिया हुआ था 75 इंटू 10 पावर -3 इंटू 2 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ था इसका, लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 पावर -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10 पावर -4, ओके जो हो जाएगा सॉल्व करके रीअरेंज करके 1.5 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन। सो दैट इज द आंसर। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर शायद ये है 1.5 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन, सी है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू रेन ड्रॉप्स फॉलिंग थ्रू एयर हैव रेडिया इन द रेशियो 1:2, मतलब इन रेन ड्रॉप्स की रेशियो क्या है, रेडियस की, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। तो टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो क्या है। अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों को मालूम होना चाहिए, जिस बच्चे को टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूला पता है उसके लिए तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूला होती है 2/9 R² रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा। अब ध्यान से सुनना, देखो R मतलब रेडियस ऑफ द ड्रॉप, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप, सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, राइट? अब इस प्रॉब्लम में ना सब कुछ कांस्टेंट है बच्चों, ये v मतलब वेलोसिटी, सब कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट r। तो मैं लिख सकता हूँ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब दोनों ड्रॉप के लिए सब कुछ सेम है एक्सेप्ट रेडियस, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। तो v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू व्हाट, v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2 द होल स्क्वायर्ड, ठीक है। अब R1 अपॉन R2 तो हमको दिया हुआ है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर करना है बस, और हाफ का स्क्वायर मेरे ख्याल से आंसर आएगा 1/4, और 1/4 ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से 7th प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ईच ऑफ रेडियस आर कोएलेसेस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, मतलब दो ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप बन रहा है। अब मैंने तुमको बता रखी है कि जब भी ऐसा होगा, जब बहुत सारे ड्रॉप्स मिलके एक ड्रॉप बनेंगे तो रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप will be equal to what, n to the power 1/3 into radius of small drop। यहाँ पे दो ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप बन रहा है तो n के जगह पे 2 आएगा, नंबर ऑफ ड्रॉप्स 2 है, 2 1/3 रेज टू r, ठीक है। अब क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर, मतलब E इनिशियल अपॉन E फाइनल, E इनिशियल अपॉन E फाइनल। और मैं तुमको अभी अभी बता चुका था एक प्रॉब्लम में कि E कैसे निकालते हैं, टेंशन इनटू इनिशियल एरिया, E इनिशियल विल बी सरफेस टेंशन इनटू इनिशियल एरिया, और यहाँ पे क्या आएगा, सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया, टी कट गया। अब देखो पहले तो दो ड्रॉप थे ना, तो पहले वाला एरिया कैसे निकालोगे, 2 इंटू 2 ड्रॉप्स का एरिया ना, 2 इंटू 4 पाई छोटा r², ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, लास्ट में तो एक ही ड्रॉप बचा आफ्टर, हाँ एक ही ड्रॉप बचा 4 पाई r², तो 4 पाई कैंसिल हो गया। अब बड़े r के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बड़े r को, इसको अब थोड़ा और लिखते हैं ऐसे, 2 दिस विल बी इक्वल टू 2 r²
डिवाइडेड बाय बड़े आर का स्क्वायर करूंगा तो 2⁻1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2⁻2/3 2⁻1/3 का स्क्वायर 2⁻2/3 इंटू आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब इस 2⁻2/3 को ऊपर लेके आऊंगा तो ये क्या होगा 2⁻1 माइनस 2/3, द आंसर विल बी 2⁻1/3। ओके, तो फाइनल आंसर है ई इनिशियल अपॉन ई फाइनल विल बी इक्वल टू व्हाट 2⁻1/3, और ऐसा ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगर तुमको ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है तो यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो हाँ सब सही किया है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस टू सोप बबल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 कोएलेसेस टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, मतलब दो सोप बबल थे जो एक दूसरे के साथ मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, द रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप। नाउ लेट मी टेल यू दैट। अब मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूं कि जो तुम लिक्विड्स के लिए ड्रॉप्स के लिए कर सकते थे ना, ये ड्रॉप नहीं होगा, सॉरी, फॉर्म अ बिग बबल होगा। ये गलत है, ड्रॉप नहीं बनेगा ना, बबल बनेगा, बबल 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 ही बनेगा। मतलब दो सोप बबल मिलके क्या कर रहे हैं, ये गलत लिखा हुआ है, ये ड्रॉप नहीं बनेगा, बबल ही बनेगा, बबल बबल। ओके, तो देखो दो सोप बबल मिलके एक बड़ा बबल बना रहे हैं, ठीक है। तो उस बड़े बबल की रेडियस कितनी होगी, ध्यान से सुनना बच्चों। जो तुम ड्रॉप्स के लिए कह सकते थे ना कि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इक्वल टू बड़े वाले ड्रॉप का, मतलब सारे ड्रॉप्स की वॉल्यूम को ऐड करके बड़ा वाले ड्रॉप की वॉल्यूम मिलेगी। तो इस तरह से हमको आंसर आता था कैपिटल R इज इक्वल टू n⁻1/3 इंटू स्मॉल r, बराबर है। लेकिन ये तुम बबल के लिए नहीं लिख सकते, देखो ड्रॉप के लिए लिख सकते थे। अब तक हमने जितना भी प्रॉब्लम किया वो सब ड्रॉप वाला प्रॉब्लम था, लेकिन बबल के लिए ऐसे नहीं लिखा जा सकता। उसके पीछे रीजन और लॉजिक है। बबल के अंदर एयर होता है और एयर की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। एयर एक गैस है ना, तो उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं, कांस्टेंट नहीं होती। उसको तो दबाया जा सकता है, छोटा किया जा बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो जो तुम ड्रॉप्स के लिए लिखते थे वो तुम बबल के लिए नहीं लिख सकते। मतलब कोई भी बच्चा इस सम को ऐसे नहीं करेगा कि मतलब वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेकंड ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप, उससे गलत आंसर आ जाएगा। तो ये बात एकदम अच्छे तरह से दिमाग में डाल लेना। इसको सॉल्व करने का अलग तरीका मैं बताता हूँ। देखो, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही किया जा सकता है। हाउ विल यू डू दिस, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो कहता है पहले तो तुमको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। आई विल टेल यू, वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल। एक बबल को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल, वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल, उसका फॉर्मूला याद रखना। वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल इज इक्वल टू 8πr²t, ये फॉर्मूला याद रखना। वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल इज व्हाट 8πr²t। अब मैं तुमको ये सॉल्व करके दूंगा क्वेश्चन सी। अब तुमको इसको करना कैसे, देखो ध्यान से सुनना। अब तुमको करना ये है कि ऐसे लिखना है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं लिख सकता हूं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लिख सकते हैं वर्क डन इन ब्लोइंग फर्स्ट बबल, वर्क डन इन ब्लोइंग फर्स्ट बबल, वर्क डन इन ब्लोइंग फर्स्ट बबल मतलब वही जिसका रेडियस R1 है, फर्स्ट बबल, ओके, प्लस वर्क डन इन ब्लोइंग सेकेंड बबल, वर्क डन इन ब्लोइंग सेकेंड बबल, सेकेंड बबल will be equal to work done in blowing the big bubble, will be equal to work done in blowing the big bubble, work done in blowing the big bubble। ओके, अब ध्यान से सुनना। सी, वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल का फॉर्मूला तुम जानते हो 8πr²t। तो वर्क डन इन ब्लोइंग द बिग फर्स्ट बबल का क्या होगा 8πr1²t। ओके, सेकेंड बबल को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा 8πr2²t। और समझो जो नया बबल बना उसके रेडियस को हम कैपिटल R मान लेते हैं, राइट। तो 8 वर्क डन इन ब्लोइंग द बिग बबल इज 8πr²t। देखो सब जगह पे 8πt कट जाएगा, you will get R1 square is equal to R1 square plus R2 square is equal to R square। ओके, तो R का आंसर क्या आएगा, R का आंसर आएगा रूट ऑफ को ऐसे भी लिख सकते हैं R1 square plus R2 square the whole raised to half। और मेरे ख्याल से ऐसा आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। याद रखना बबल और ड्रॉप अलग अलग होते हैं, तो उनको डील करने का मतलब तरीका भी अलग अलग होगा।
Let us move on to the next question. Question number 10. When a mercury drop of radius बड़ा r breaks into n droplets each of radius small r. अब ये ड्रॉप की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट लिख सकते हो कि बड़ा r विल बी इक्वल टू n रेज टू 1/3 टाइम्स ऑफ छोटा r. सीधा लिख सकते हो क्योंकि ड्रॉप का क्वेश्चन है, राइट. तो बड़ा r क्या होगा, तो छोटा r क्या होगा ना, छोटा r विल बी इक्वल टू बड़ा r डिवाइडेड बाय n टू द पावर 1/3. और मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वाटर राइजेस टू अ हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ पे कितना ऊपर गया, h. द वैल्यू ऑफ h इंक्रीजेस इफ द कैपिलरी ट्यूब apparatus इज केप्ट इन. मतलब h बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन देख लिया मैंने, ओके. अब ध्यान से सुनना, h का फॉर्मूला क्या है, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी. ठीक है, देखो अगर तुम चाहते हो कि h बढ़े ना, h बढ़े तो तुम्हारा g इफेक्टिव कम होना चाहिए. h बढ़ने के लिए g कम होना चाहिए. तो ध्यान से सुनो, पहला ऑप्शन है लिफ्ट गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन. यस, ध्यान से सुनना, अगर लिफ्ट नीचे जाएगा विद एन एक्सेलरेशन तो तुम्हारा इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है g का, g माइनस e. मतलब g का इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है, g माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट. ये कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन में. तो अगर लिफ्ट नीचे गया तो g इफेक्टिव विल बी g माइनस ए. मतलब g कम हुआ तो g अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन, g कम हुआ तो हाइट बढ़ेगा. तो आंसर फर्स्ट वाला ही है. सन पे क्या होगा, सन पे g बहुत ज्यादा हो जाएगा तो h कम हो जाएगा. पोल्स पे भी g ज्यादा होता है तो h कम हो जाएगा. लिफ्ट गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये नहीं है सही जवाब. एक मिनट रुको बच्चों. इफ द लिफ्ट इज गोइंग, नहीं सही था बच्चों, कुछ गलत नहीं था, सही था, सही था, कोई टेंशन नहीं है, सही है, सही है, करेक्ट है, करेक्ट है स्टूडेंट्स, करेक्ट है. लिफ्ट नीचे जा रहा था ना, बराबर है. लिफ्ट नीचे जाएगा तो g माइनस ए. लिफ्ट ऊपर जाएगा ना अगर, तो g इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, g प्लस ए. तो वापस g बढ़ गया. अगर g बढ़ेगा तो h कम होगा. देखो उन्होंने क्या बोला था, h बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए. अब h बढ़ने के लिए तो g कम होना चाहिए. और g कम कब होता है, जब हम लोग लिफ्ट में है गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन. और हम ये एक्सपीरियंस भी करते हैं ना, अगर हम लिफ्ट में बैठे हैं और लिफ्ट अचानक नीचे जाएगी विद एन एक्सेलरेशन तो हमको ऐसा लगेगा कि हमारा वजन कम हो गया, राइट. मतलब g का इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाता है. और कितना हो जाता है, g माइनस ए. तो g अगर कम होगा तो h बढ़ेगा, क्योंकि h और g कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट. बराबर है, पहला वाला ही आंसर है. आगे बढ़ते हैं. Water rises to a height of 15 mm in a capillary tube having area of cross section A. If the area of cross section is A by 3, तो water कितना राइज होगा. मतलब इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम हम लोग पहले कर चुके थे. पहले वाले प्रॉब्लम में एरिया हाफ हुआ था शायद, यहाँ पे 1/3 हुआ है, राइट. तो देख लेते, एक बार वापस कर लेते हैं. तो तुम्हारा पहले हाइट कितना था, h1 इज इक्वल टू 15 mm, राइट. h1 इज इक्वल टू 15 mm. और इनिशियल एरिया कितना है तुम्हारा a, राइट. इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, बाद वाला एरिया कितना है, a/3. और क्या बोला हुआ है बताओ, h2, h2 बोला है ना, h2. पहले तो मैं रेडियस का रिलेशन निकाल लेता हूं क्योंकि मैं जानता हूं मैं क्या करना है इस सब में. इस सब में क्या करना है, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r करके करना है. तो पहले मैं r का रिलेशन निकाल लेता हूं. देखो अगर मैं a1 अपॉन a2 करूंगा, a1 अपॉन a2, तो आंसर क्या आएगा, a डिवाइडेड बाय a/3. बराबर है. a1 को क्या लिख सकता हूँ, पाई r1 स्क्वायर. और a2 को क्या लिखूंगा, पाई r2 स्क्वायर. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू a कट जाएगा, आंसर 3 आया तो ये भी कट गया. तो आंसर क्या आएगा, r1 अपॉन r2 मिल गया मुझे. r1 अपॉन r2 की वैल्यू आएगी √3. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सुनो ध्यान से. अब क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं कि h का फॉर्मूला क्या है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर h. h का फॉर्मूला है, आई विल राइट हियर h का फॉर्मूला. एक मिनट, h का फॉर्मूला क्या है, देखो h इज इक्वल टू व्हाट, 2t cos थीटा, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी. तो अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से देखूं तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि बाकी कुछ तो चेंज हो नहीं रहा है. तो मैं लिख सकता हूं h2 अपॉन h1 विल बी इक्वल टू व्हाट, r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2. तो h2 अपॉन h1 मतलब दिया हुआ है ना 15 mm, रहने दो mm में, फाइनल आंसर भी mm में ही आएगा. विल बी इक्वल टू r1 अपॉन r2, तो √3 है सीधा सीधा. तो h2 का आंसर क्या आएगा, h2 का आंसर आएगा 15 √3 mm. लेकिन लास्ट में देखा तो ऑप्शन मीटर में है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लूंगा, राइट. सो दिस इज द फाइनल आंसर. और आगे बढ़ते हैं 13th सम की तरफ. The excess pressure inside a drop of water is 3 times that of another drop. Excess pressure in a drop मतलब delta P in a drop P1
इज इक्वल टू व्हाट 3 टाइम्स एक्सेस प्रेशर इन अनदर ड्रॉप, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। देखो एक्सेस प्रेशर हम जानते हैं क्या होता है, एक्सेस प्रेशर ड्रॉप के लिए क्या होता है 2T बाय आर, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2T बाय R1, राइट, और यहां पे क्या मैं लिखूंगा 3 टाइम्स 2T बाय R2, करेक्ट है, दोनों ड्रॉप थे तो 2T बाय, हाँ टी दोनों का सेम हुआ क्योंकि ड्रॉप वाटर का ड्रॉप है तो टी तो कांस्टेंट होगा, तो 2T कैंसिल हो जाएगा, राइट। और देखो मुझे बच्चों क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू 1/3 मिल गया, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो बहुत आसान है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात है। देखो सरफेस एरिया A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू व्हाट, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, तो 4 पाई कट जाएगा, आंसर आएगा R1 अपॉन R2 द होल स्क्वायर, और R1 अपॉन R2 द होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, R1 अपॉन R2 द होल स्क्वायर मतलब 1/3 द होल स्क्वायर, और 1/3 द होल स्क्वायर क्या होता है 1/9, तो तुम अगर देखो तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पे कितने सम्स आ रहे हैं। हाँ ये अलग बात है कि वो लोग R डायरेक्टली देते नहीं है, वो लोग एरिया देते हैं और बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा R खुद निकाले। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ सेम रेडियस कोएलेसेस टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, दो ड्रॉप ने मिलके, मुझे लगता है ये सम रिपीट हुआ है बच्चों, रिपीटेड, ये रिपीटेड है, रिपीटेड सम है, बस खाली उल्टा पूछ लिया, शायद पिछले वाले सम में क्या पूछ, एक बार देख लेते, रुको ये क्या पूछा हुआ है, एनर्जी आफ्टर एंड बिफोर, बिफोर मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल, और पहले शायद क्या पूछा था, रुको फाइनल, एक मिनट बच्चों, हाँ पहले पूछा था इनिशियल अपॉन फाइनल, देखो सेम क्वेश्चन है, पहले क्या पूछा था इनिशियल अपॉन फाइनल, तो आंसर आया था 2⁻⁴, सेम क्वेश्चन है वापस, टू ड्रॉप्स मर्ज टू फॉर्म, है ना, वही सेम क्वेश्चन है। और अब क्या पूछा है, पहले पूछा था इनिशियल अपॉन फाइनल, अब क्या पूछा है देखो, अब पूछा हुआ है क्वेश्चन में फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल अपॉन इनिशियल, तो आंसर उसका उल्टा आएगा ना बच्चों, आंसर उसका उल्टा आएगा, उल्टा मतलब क्या होगा 1/2⁻⁴, पहले 2⁻⁴, तो ये होगा 2⁻⁻⁻⁻, राइट, और ऐसा ऑप्शन ये बी है। अब ये बी में प्रॉब्लम क्या है ना, टाइपिंग की वजह से तुमको माइनस वाला साइन दिखाई नहीं दे रहा है, बट एक्चुअली इसमें माइनस है, अब वो मैं देख सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत, मतलब तुमको शायद रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाई देगा, बट याद रखना इस ऑप्शन में माइनस है, तो एक्चुअली बहुत कम गैप हो गया है 1/3 और इसके बीच में, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा, बट ये आंसर है बी 2⁻⁻⁻⁻, तो ये डायरेक्ट कर लिया मैंने, राइट। वहां पे इनिशियल अपॉन फाइनल पूछा था, यहाँ पे फाइनल अपॉन इनिशियल पूछा, सेम प्रॉब्लम है, राइट, तो आगे आंसर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, अ लार्ज वेसल कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर हैज टू होल्स, एक बड़ा सा वेसल है और उसमें दो होल है, अच्छा ये डायग्राम दिया हुआ नहीं था, मैंने बनाया डायग्राम, राइट। अ लार्ज वेसल कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर हैज टू होल्स ए एंड बी एट डेप्थ्स h एंड 4h, देखो ये a वाला होल है और ये b वाला होल है, ये कितने डेप्थ पे बना हुआ है h पे और ये 4h पे, और ऑफ कोर्स इसमें कोई लिक्विड रखा हुआ होगा, ऐसे लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड है। अब देखो होल ए इज स्क्वायर ऑफ साइड एल, देखो होल ए जो है वो स्क्वायर शेप में है और होल बी जो है वो सर्कल शेप में है, ठीक है। if from both the holes same amount of water, same quantity of water is flowing per second, then the side of the square hole is, ध्यान से सुनना, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज फ्लोइंग पर सेकेंड का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट dv by dt from hole A is equal to what, dv by dt from hole B, dv by dt from hole A is equal to dv by dt from hole B। मुझे पता नहीं ये सम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली देखो इसमें क्या क्या यूज होगा, इसमें एक्चुअली इसमें वो टॉरिसेलिस थ्योरम यूज होगा, मैं बता देता हूँ, चलो कर देता हूँ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, कर देता हूँ, चलो कर ही लेते हैं इसको। dv by dt का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब एक होल में से कितना वॉल्यूम पानी आएगा बाहर, उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ द होल, एरिया ऑफ द होल, एरिया ऑफ द होल मतलब एरिया ऑफ ए into what, velocity of liquid from A, that will be equal to area of B into velocity of liquid from B। तो ध्यान से सुनना, एरिया कैसे निकालते हैं, नहीं वॉल्यूम ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब ए का शेप क्या है स्क्वायर, तो उसका एरिया क्या होगा एल स्क्वायर, ए का शेप तो स्क्वायर है जिसका साइड एल है, राइट, तो इसका एरिया तो एल स्क्वायर हो गया, और बी तो सर्कल है तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला सीधा रूट ऑफ 2gh बाय टॉरिसेलिस थ्योरम, मतलब यहाँ से जो पानी बाहर आएगा ना उसका वेलोसिटी होगा रूट ऑफ 2gh, क्योंकि होल h नीचे है, लेकिन यहाँ से जो पानी आएगा ना उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, उसका वेलोसिटी होगा रूट ऑफ 2g4h, क्योंकि ये 4h नीचे है, राइट। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, रूट ऑफ 2gh, वेलोसिटी का फॉर्मूला 2gh, और यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला रूट ऑफ 2g इंटू 4h, 2g इंटू 4h। तो मेरे ख्याल से ये रूट ऑफ 2gh पूरा उड़ जाएगा, ये 2g और h उड़ेगा, रूट 4 रह जाएगा, रूट 4 रह जाएगा, राइट। तो अब मुझे क्या चाहिए था बच्चों, मुझे क्या चाहिए था, साइड ना, एल स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो आंसर आएगा एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, फाइनली क्या बचा, पाई आर स्क्वायर, और रूट 4 क्या बन जाएगा, रूट 4 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, राइट। और मुझे एल चाहिए ना, तो एल का आंसर क्या होगा, देखो पाई और रूट 2 नीचे आ जाएंगे, मतलब रूट 2 पाई रूट में आ जाएंगे 2 और पाई, और आर बाहर, तो रूट 2 पाई इंटू आर, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।